नमस्कार और स्वागत है जी। तो आज का हमारा विषय है मुगल साम्राज्य का पतन। जी, एक बहुत ही दिलचस्प और काफी जटिल विषय। बिल्कुल। और इसके लिए हम देख रहे हैं बिपिन चंद्र की किताब आधुनिक भारत का एक अध्याय। हमारा मिशन है ये समझना कि जो साम्राज्य 2 सदियों तक एक मिसाल था वो अचानक 18वीं सदी के शुरुआती सालों में ही कैसे बिखर गया। सोचिए, एक साम्राज्य जो दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गया और शहंशाह एक विदेशी कंपनी का पेंशनर बन गया। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। और परतें खोलने से पहले एक छोटा सा संदर्भ जरूरी है। जी। देखिए, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ऊपर से सब ठीक लग रहा था। प्रशासन था, सेना मजबूत थी, लेकिन अंदर ही अंदर समस्याएं थीं। बहुत ज्यादा। औरंगजेब की नीतियों ने, खासकर दक्कन के युद्ध और उसकी धार्मिक कट्टरता ने साम्राज्य की नींव में दरारें डाल दी थी। ये पतन की शुरुआत थी, अंत नहीं। बिल्कुल। और औरंगजेब की मौत के बाद जो हुआ, मतलब तख्त के लिए जंग, उसमें 65 साल के बहादुर शाह जीते। हाँ, और स्रोत बताता है कि वो एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे। ऐसा लगता है कि उन्हें ये समझ आ गया था कि औरंगजेब के रास्ते पर अब नहीं चला जा सकता। बिल्कुल। उन्होंने आते ही सुलह और समझौते का रास्ता अपनाया। औरंगजेब की कई संकीर्ण नीतियों को पलटने की कोशिश की। जैसे हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति उनका रवैया थोड़ा नरम था। हाँ, उनके दौर में मंदिर तोड़ने की कोई घटना नहीं मिलती। उन्होंने राजपूतों से भी समझौता करने की कोशिश की, आमेर के जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह के साथ। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये समझौता कोई बहुत उदार नहीं था। नहीं था। मतलब बहादुर शाह शांति तो चाहते थे, पर साम्राज्य की शर्तों पर। उन्होंने राजपूतों की बड़ी मांगें नहीं मानी, जैसे मालवा और गुजरात की सूबेदारी। और यही चीज हमें मराठों के साथ उनकी नीति में भी दिखती है। हाँ, जिसे स्रोत आधे अधूरे मन से सुलह कहता है। बिल्कुल। उन्होंने मराठों को दक्कन से सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन चौथ का नहीं। हाँ, चौथ का नहीं। और शाहू को आधिकारिक तौर पर राजा भी नहीं माना। तो इसका नतीजा ये हुआ कि दक्कन में अशांति बनी रही। शाहू और ताराबाई के बीच लड़ाई चलती रही। जी। तो ये एक तरह से समस्याओं को टालने जैसा था, उन्हें जड़ से खत्म करने जैसा नहीं। और वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। सिखों के साथ भी तो संघर्ष चल ही रहा था। सही कहा। गुरु गोविंद सिंह से तो उनके संबंध अच्छे थे, पर उनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ। बहादुर शाह को खुद जाना पड़ा था। हाँ, उन्होंने खुद जाकर लोहगढ़ के किले पर कब्जा किया, लेकिन विद्रोह पूरी तरह दबा नहीं। और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो है साम्राज्य की आर्थिक हालत। हाँ, ये तो हैरान करने वाला है। बहादुर शाह ने जागीरें और पद इतनी उदारता से बांटे कि जो शाही खजाना 1707 में लगभग 13 करोड़ रुपए से भरा था, वो उनके जाते जाते लगभग खाली हो गया। बिल्कुल। सिर्फ 5 साल में। ये तो दिखाता है कि सिस्टम पर दबाव कितना ज्यादा था। मुझे लगता है बहादुर शाह की कहानी एक तरह की त्रासदी है। एक काबिल इंसान था, सही दिशा में कदम उठा रहा था, पर उसे न समय मिला न संसाधन। और 1712 में उनकी मृत्यु ने साम्राज्य को फिर से उसी गृहयुद्ध में धकेल दिया, जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इस बार गृहयुद्ध ने एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। अच्छा। हाँ, यहाँ से मुगल राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होता है, किंग मेकर्स का दौर। ये दिलचस्प है। मतलब अब लड़ाई सिर्फ शहजादों के बीच नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अब जुल्फिकार खान जैसे शक्तिशाली अमीर सीधे सत्ता के खेल में थे। वो तय कर रहे थे कि बादशाह कौन बनेगा। कठपुतली बादशाह। एक तरह से हाँ। उन्होंने जहानदार शाह जैसे एक कमजोर शहजादे को तख्त पर बिठाया। वो भोग विलास में डूबा रहता था और असली सत्ता जुल्फिकार खान के हाथों में थी। तो मतलब वजीरी बादशाह बन गया था क्या? जुल्फिकार खान ने साम्राज्य को संभालने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। हाँ, और बहुत तेजी से। वो जानता था कि औरंगजेब की नीतियों को पलटना ही होगा। तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो जेजिया कर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर राजपूतों को मनाया, जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी और मालवा का गवर्नर बनाया। और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात। जी। और मराठों के साथ भी एक पक्का समझौता किया। उन्हें दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छे सुधार लगते हैं, लेकिन स्रोत में इजारा प्रथा का भी जिक्र है। ये क्या था? इजारा का मतलब था कि सरकार लगान वसूलने का काम ठेके पर दे देती थी। ठेकेदारों को? हाँ, ये ठेकेदार सरकार को एक तय रकम देते और फिर किसानों से जितना चाहे उतना वसूलते थे। इससे तो किसानों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। ये एक शॉर्टकट था जिसने लंबी अवधि में कृषि व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जहांदार शाह और जुल्फिकार खान का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। मुश्किल से 1 साल।
जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की मदद से उसे हरा दिया। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जी, और यहां से कहानी में असली किंग मेकर्स की एंट्री होती है। सैयद बंधु, इतिहास में इनका नाम बहुत आता है। तो अब सत्ता इनके हाथ में थी, लेकिन फर्रुखसियर वो कठपुतली नहीं रहना चाहता होगा। बिल्कुल। फर्रुखसियर एक कायर और अविश्वसनीय इंसान था। गद्दी पर बैठते ही उसने सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो अगले कई साल इसी खींचतान में बीते। हाँ, बादशाह नाम का और किंग मेकर्स असली ताकत। ये संघर्ष 1719 में अपने चरम पर पहुंचा, जब सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर बेरहमी से मरवा डाला। जी, एक बादशाह का उसके ही अमीरों द्वारा कत्ल। ये तो मुगल इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना रही होगी। इसने बादशाह के पद की गरिमा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहले शहजादे जंग में मरते थे, लेकिन इस तरह। हाँ, किसी अमीर द्वारा बादशाह का कत्ल करवाना एक नया निचला स्तर था। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया। और फिर लगभग 7 साल तक सैयद बंधु ही असली शासक रहे। 1713 से 1720 तक। जी, उनकी नीतियां तो सही दिशा में थीं। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश, जजिया और तीर्थयात्री कर खत्म किया, राजपूतों से गठबंधन किया। फिर भी वो टिक नहीं पाए। क्यों? उनकी नीतियां बहुत प्रगतिशील थीं। वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जहां हिंदू मुस्लिम अमीर मिलकर शासन करें। पर दरबारी राजनीति उन पे भारी पड़ गई। हाँ, वही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। दरबार में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उन पर नमक हराम और इस्लाम विरोधी होने के आरोप लगे। और खुद बादशाह मोहम्मद शाह भी उनसे छुटकारा पाना चाहता था। बिल्कुल। और अंत में साजिश कामयाब हुई। 1720 में। हाँ, 1720 में हुसैन अली खान की धोखे से हत्या कर दी गई और बाद में अब्दुल्ला खान को भी हरा दिया गया। इस तरह किंग मेकर्स का अंत हुआ। अब सत्ता मोहम्मद शाह के हाथ में थी और उसका शासन काफी लंबा चला, 1719 से 1748 तक। स्रोत कहता है कि ये साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। हाँ, क्योंकि उस समय भी मुगलों की प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उनकी सेना, खासकर तोपखाना, अभी भी एक बड़ी ताकत थी। एक मजबूत शासक शायद हालात को संभाल सकता था। शायद, लेकिन मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहते हैं, वो एक कमजोर दिमाग और ऐशो आराम में डूबा रहने वाला इंसान था। उसने निजाम उल मुल्क जैसे योग्य वजीरों की सलाह नहीं मानी। नहीं, उसने चापलूसों पर ज्यादा भरोसा किया। तो एक तरफ निजाम उल मुल्क जैसा काबिल इंसान और दूसरी तरफ चापलूसों से घिरा बादशाह। ऐसा लगता है कि साम्राज्य के पास मौका तो था, पर नेतृत्व ने उसे गंवा दिया। बिल्कुल, और यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। दरबार की साजिशों से तंग आकर 1724 में निजाम उल मुल्क ने वजीर का पद छोड़ दिया और दक्षिण चला गया। और वहां हैदराबाद राज्य की नींव रखी। कहने को तो वो मुगल सूबा था, पर हकीकत में एक आजाद रियासत बन गया। वाह! स्रोत में इस पर एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। उनका जाना साम्राज्य से वफादारी और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। बहुत कुछ कहती है ये पंक्ति। हाँ, वफादारी और सद्गुण का पलायन। इसका मतलब है कि अच्छे और काबिल लोग सिस्टम छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि सिस्टम ही अंदर से सड़ चुका था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। निजाम के जाने के बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान, सब ने अपने अपने सूबों को लगभग आजाद बना लिया। साम्राज्य अब सिर्फ कागजों पर एक था। और जब घर कमजोर होता है तो बाहर वालों की नजर पड़ती ही है। और इस बार नजर पड़ी ईरान के शाह नादिर शाह की। 1738-39 का आक्रमण। नादिर शाह एक मामूली चरवाहे से अपनी काबिलियत के दम पर ईरान का शाह बना था। उसकी नजर भारत के बेहिसाब धन पर थी। उसे अपनी सेना के लिए पैसे चाहिए थे। और उसे मुगल साम्राज्य की खोखली ताकत साफ दिख रही थी। सालों से उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। और जब हमला हुआ, तब भी दिल्ली के अमीर एक नहीं हो पा रहे। नतीजा, करनाल में शर्मनाक हार। 13 फरवरी 1739। इसके बाद जो हुआ वो दिल्ली के लिए एक बुरे सपने जैसा था। दिल्ली में कत्लेआम। जी, जब उसके कुछ सैनिकों को मार दिया गया तो उसने बदले में आम नागरिकों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। और फिर उसने दिल्ली को लूटा। 70 करोड़ रुपए। उस जमाने में ये तो कल्पना से भी परे की रकम होगी। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये तो पूरे साम्राज्य की आर्थिक कमर तोड़ना था। और वो अपने साथ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा,
और शाहजहां का मयूर सिंहासन भी ले गया। हाँ, मयूर सिंहासन और कोहेनूर का जाना तो जैसे साम्राज्य की आत्मा को छीन लेने जैसा था। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, ये प्रतिष्ठा का भी नुकसान था। बिल्कुल। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और इसकी कमजोरी को मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों के सामने पूरी तरह से उजागर कर दिया। अब सबको पता चल गया था कि दिल्ली का बादशाह कितना शक्तिहीन है, और नादिर शाह ने काबुल और सिंधु के पश्चिम के इलाके भी छीन लिए, जिससे भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा हमेशा के लिए असुरक्षित हो गई। और उस रास्ते से हमले दोबारा शुरू हो गए। नादिर शाह का ही एक सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली। उसने 1748 से 1767 के बीच कई बार हमले किए और दिल्ली मथुरा तक को लूटा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उसने मराठों को हराया, जिसने भारत पर राज करने के उनके सपने को भी तोड़ दिया। तो 1761 तक आते आते मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। असल में वो दिल्ली के आसपास का एक छोटा सा राज्य था। और बाद के बादशाह जैसे शाह आलम द्वितीय तो अंग्रेजों के पेंशनभोगी बन गए। तो सवाल फिर वही उठता है कि ये सब क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ कुछ कमजोर राजाओं की कहानी है? नहीं, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कारण कहीं ज्यादा गहरे और उलझे हुए थे। तो चलिए उन मूल कारणों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत तो औरंगजेब की नीतियों से ही होती है। हाँ, दक्कन में उसका 25 साल लंबा अभियान, उसने साम्राज्य के सारे संसाधन चूस लिए। राजपूतों से उसके खराब संबंधों ने मुगल शक्ति के एक मजबूत स्तंभ को कमजोर कर दिया। और उसकी धार्मिक नीतियों ने हिंदू मुस्लिम अमीरों के उस गठबंधन को तोड़ दिया जिस पर अकबर ने साम्राज्य बनाया था। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण उत्तराधिकार के युद्ध, हर बादशाह की मौत के बाद लड़ाई, जिसमें न सिर्फ पैसा बर्बाद होता था बल्कि हजारों काबिल सैनिक और कमांडर भी मारे जाते थे। इसने साम्राज्य को खोखला कर दिया। और तीसरा, अमीरों का पतन। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समस्या अमीरों की काबिलियत में नहीं थी। नहीं, 18वीं सदी में भी जुल्फिकार खान, सैयद बंधु, निजाम उल मुल्क जैसे कई योग्य लोग थे। समस्या उनके चरित्र में थी। राज्य के प्रति वफादारी की जगह निजी स्वार्थ और गुटबाजी ने ले ली थी। वो साम्राज्य की कीमत पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। और इस स्वार्थ के पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण था, जागीरदारी संकट। जी, मतलब अमीर तो बढ़ रहे थे लेकिन उन्हें देने के लिए जमीन यानी जागीरें सीमित थीं। तो अच्छी जागीर पाने के लिए उनमें एक दौड़ शुरू हो गई। और ये सब एक बड़ी आर्थिक तस्वीर का हिस्सा था। हाँ, कृषि उत्पादन रुक सा गया था, किसानों की हालत खराब थी और व्यापार उद्योग में भी कोई नई तरक्की नहीं हो रही थी। समाज में एक ठहराव आ गया था। स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। लोग अपने कबीले, अपनी जाति, अपने धर्म के प्रति तो वफादार थे, लेकिन देश या राष्ट्र की कोई अवधारणा ही नहीं थी। सही बात है। इसलिए जब साम्राज्य बिखर रहा था तो किसी को देश की एकता बचाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और इन सब का मिलाजुला नतीजा था सैन्य और प्रशासनिक पतन। सेना में अनुशासन खत्म, सैनिकों को महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, भ्रष्टाचार आम था। जो सेना कभी मुगलों की शान थी, वो इतनी कमजोर हो गई कि न अंदरूनी विद्रोहियों को रोक सकी, न बाहरी हमलावरों को। तो संक्षेप में कहें तो मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक व्यक्ति या किसी एक लड़ाई का नतीजा नहीं था। नहीं, ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, जिसके बीज औरंगजेब के समय में बोए गए थे और जिसे बाद के शासकों की कमजोरियों, अमीरों के स्वार्थ और बाहरी आक्रमणों ने एक बड़े पेड़ में बदल दिया। यहाँ एक और बात समझने वाली है। जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था तो कोई भी भारतीय शक्ति उसकी जगह लेने और एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आगे नहीं आई। मराठे, जाट, राजपूत ये सब साम्राज्य के हिस्सों को तोड़ने में तो सक्षम थे, लेकिन एक नया साम्राज्य जोड़ने में नहीं। वे सब उसी पुरानी बिखरी हुई सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। स्रोत एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात के साथ खत्म होता है जी, कि मुगल साम्राज्य के पतन से जो खालीपन पैदा हुआ उसे किसी भारतीय शक्ति ने नहीं बल्कि एक विदेशी ताकत अंग्रेजों ने भरा। उन्होंने देश के सदियों पुराने सामाजिक आर्थिक ढांचे को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन जैसा कि स्रोत कहता है, इस बुराई से कुछ अच्छा भी निकलना तय था। भारतीय समाज का ठहराव टूटा और बदलाव की नई ताकतें उभरी। ये सोचने वाला सवाल है कि क्या उस पुराने ढांचे के टूटे बिना आधुनिक भारत का उदय संभव था?